20 नवंबर 1866 को एक ऐसी बिल्डिंग के दरवाजे खोले गए थे जिसका मकसद बहुत नेक था। इसको एक ऐसी जगह बनाना था जहां पर जरूरतमंद लोगों को मदद दी जा सके और शुरुआत में वैसा हुआ भी, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये जगह एक ऐसी जगह में बदलने लगी जिसका अनुमान किसी को सपने में भी नहीं था। आने वाले सालों में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ और जिन लोगों के साथ हुआ वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। ये कहानी है गेटिसबर्ग ऑर्फनेज की कहानी। बहुत से अमेरिकन के लिए अमेरिकन सिविल वॉर बचपन से ही हिस्ट्री का एक हिस्सा होता है। लोग यूनियन और कॉन्फेडरेट्स के बारे में जानते हैं, बड़े बैटल्स और जनरल्स के नाम पहचानते हैं और इस युद्ध की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। आखिरकार ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे खूनी युद्ध था जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अमेरिका के बाहर के लोगों के लिए ये इतना फेमिलियर नहीं था। ज्यादातर लोग बस गेटिसबर्ग या रॉबर्ट ई ली जैसे नाम सुन चुके होते हैं, लेकिन उनकी कहानियों को डिटेल में नहीं जानते। 1863 की गर्मियों में सिविल वॉर अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गई थी। कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली ने वर्जीनिया में एक बड़ी जीत हासिल करी थी, लेकिन उसकी आर्मी काफी कमजोर हो चुकी थी। सप्लाईज खत्म हो रहे थे और 2 साल के युद्ध ने उनके रिसोर्सेज को बुरी तरीके से प्रभावित करा था। इसलिए ली ने एक बड़ा जुआ खेला। उसने फैसला लिया कि अब जंग को नॉर्थ की तरफ ले जाया जाए। उम्मीद ये थी कि अगर नॉर्दर्न टेरिटरी में एक बड़ी जीत मिल गई तो यूनियन आर्मी टूट सकती है और शायद जंग भी जल्दी खत्म हो सकती है। और इसी फासले ने गेटिसबर्ग की लड़ाई को जन्म दिया। दिलचस्प बात ये थी कि ना तो ली और ना ही यूनियन आर्मी असल में गेटिसबर्ग में लड़ना चाहते थे। ये बस एक छोटा सा टाउन था जो कि कई सारी सड़कों के बीच में आता था। लेकिन 1 जुलाई 1863 की सुबह कॉन्फेडरेट सोल्जर्स सप्लाईज की तलाश में गेटिसबर्ग पहुंच गए और उनकी मुलाकात यूनियन कैवेलरी से हो गई। जो शुरुआत में एक छोटी सी झड़प थी वो धीरे धीरे सिविल वॉर की सबसे बड़ी और खूनी लड़ाई में बदल गई। इसी लड़ाई के दौरान 154th न्यूयॉर्क इन्फेंट्री का एक सोल्जर था, एमोस हमिस्टन। जो भी यूनियन ट्रूप्स पीछे हट रहे थे, एमोस और उसके साथी छुपकर उन पर फायरिंग करते थे। लेकिन कुछ ही देर में उनकी लाइन टूट जाती है और उन सबको भागना पड़ता है। एमोस भी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन जब वो भाग रहा था उसको पीछे से पीठ में गोली लगती है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। मरते वक्त उसने अपने हाथ में एक तस्वीर रखी थी। ये तस्वीर 3 बच्चों की थी, एमोस के 3 बच्चे। और ये तस्वीर एमोस को उसकी वाइफ ने कुछ ही दिन पहले भेजी थी। अपने बच्चों की तस्वीर को हाथ में पकड़े हुए एमोस ने गेटिसबर्ग की जमीन पर आखिरी सांस ली। 3 दिन बाद लड़ाई खत्म हो जाती है। अब लाशों को इकट्ठा करने लगते हैं। एक महिला को एमोस की बॉडी मिलती है, लेकिन उसकी अच्छे से पहचान नहीं हो पाती। लेकिन उसके हाथों में अभी भी वो तस्वीर अच्छे से पकड़ी हुई थी और यही तस्वीर आगे चलकर एक ऐसे ऑर्फनेज की बुनियाद बनने वाली थी जिसका नाम आज भी सबसे ज्यादा डरावने ऑर्फनेजेस में आता है। एमोस ह्यूमिस्टन की मौत के बाद उसके हाथ में मिली तस्वीर धीरे धीरे पूरे देश में मशहूर हो गई। एक डॉक्टर जॉन फ्रांसिस बोन्स जो गेटिसबर्ग में वॉलंटियर सर्जन के रूप में काम कर रहा था, उस तस्वीर और उसके पीछे छुपी कहानी से बहुत प्रभावित होता है। उसने फैसला किया कि वो उस अनजान सिपाही की पहचान पता लगाएगा ताकि उसके परिवार को सच्चाई बता सके। धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स ने भी ये कहानी को छापना शुरू कर दिया। लोग एक ऐसे सिपाही के बारे में पढ़ रहे थे जो अपने आखिरी पलों में अपने 3 बच्चों की तस्वीर को पकड़े हुए दुनिया छोड़ गया था। और इसी दौरान गेटिसबर्ग से कई 100 किलोमीटर दूर एमोस की पत्नी फिलांडा अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। महीनों तक उसे कोई खबर नहीं मिलती, लेकिन जब उसने न्यूज़पेपर में उस तस्वीर का आर्टिकल पढ़ा तो उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वो वही तस्वीर थी जो उसने अपने पति एमोस को कुछ हफ्ते पहले भेजी थी। अक्टूबर 1963 तक फिलांडा को पता चल चुका था कि उसका पति एमोस अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जॉन जो कि वो डॉक्टर था, उसके लिए ये तस्वीर सिर्फ एक सिपाही की पहचान नहीं थी। उसने इसको उन हजारों बच्चों का प्रतीक माना जो सिविल वॉर के चलते अपने पापा से अलग हो चुके थे। अब जॉन उस एक तस्वीर की मल्टीपल कॉपीज बनाता है और उनको बेचना शुरू कर देता है।
और बोलता है कि जितने भी पैसे मुझे इन तस्वीरों को बेचकर मिलेंगे मैं उन पैसों से एमोस के बच्चों की और बाकी अनाथ बच्चों की हेल्प करूंगा। उस वक्त पर गेटिसबर्ग खुद भी युद्ध के असर से उभरने की कोशिश कर रहा था। बहुत से बच्चों ने अपने पिता को खो दिया था। कई औरतों की मौत बीमारी और गरीबी की वजह से हो चुकी थी और अनाथ बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और तब जॉन के दिमाग में एक प्लान आता है। जॉन का आइडिया था कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर इस युद्ध से प्रभावित हुए बच्चे जो कि अनाथ बच्चे हैं उनको एक साथ रखा जाए, उनकी पढ़ाई का, उनके खाने पीने का, उनकी देखभाल करने का जिम्मा उठाया जाए। और यही आइडिया बुनियाद बनता है गेटिसबर्ग ऑर्फनेज का। अब जिस बिल्डिंग को ऑर्फनेज बनाया गया था वो असल में 1836 में बनाई गई थी। सिविल वॉर के दौरान गेटिसबर्ग की लड़ाई में इसी बिल्डिंग को यूनियन फील्ड हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल करा गया था। यहाँ पर घायल सिपाहियों का इलाज होता था। सर्जन्स बिना रुके ऑपरेशंस करते रहते थे और काटे गए हाथ पैर खिड़कियों के पास एक ढेर की तरह जमा कर दिए जाते थे। हर कमरा जख्मी और मरते हुए सिपाहियों से भरा हुआ था। गेटिसबर्ग की लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि 7,000 लोग सिर्फ 3 दिन में मारे गए थे और पूरे सिविल वॉर में करीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसी दर्द और तबाही के बीच गेटिसबर्ग ऑर्फनेज का जन्म हुआ। लोगों को लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहां इतना खून बहा था, अब वहीं पर उन बच्चों को नई जिंदगी दी जाएगी जो युद्ध की वजह से सब कुछ खो चुके थे। 20 नवंबर 1866 को गेटिसबर्ग ऑर्फनेज ने अपने दरवाजे खोल दिए और सबसे पहले इस ऑर्फनेज में आते हैं फिलांडा और उसके 3 बच्चे। जॉन ने फिलांडा को ऑर्फनेज की पहली हेड मैट्रॉन बनने का प्रस्ताव दिया और उसने ये जिम्मेदारी स्वीकार भी कर ली। शुरुआती दिनों में इस बिल्डिंग में 30 से 35 बच्चे रहते थे, पर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी और अब करीबन 90 से 100 बच्चे हो गए, जिसके चलते उनको इस बिल्डिंग को और बड़ा करना पड़ा ताकि हर बच्चा वहां पर आराम से रह सके। उस समय ऑर्फनेज का माहौल काफी अच्छा था। बच्चों को समय पर खाना मिलता था, अच्छे कपड़े दिए जाते थे, पढ़ाया लिखाया जाता था और उन्हें खेलने कूदने की भी पूरी आजादी थी। बहुत से लोगों के लिए गेटिसबर्ग ऑर्फनेज इस बात का प्रमाण था कि देश अपने सबसे छोटे और सबसे दुखी नागरिकों का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सुकून और सुरक्षा ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। 3 साल तक गेटिसबर्ग ऑर्फनेज एक सुरक्षित घर की तरह चलता रहा, लेकिन 1869 ने सब कुछ बदल दिया। फिलांडा ने किसी और इंसान के साथ शादी कर ली और वो ऑर्फनेज छोड़कर कहीं और चली जाती है। अब इस ऑर्फनेज में एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई थी जो कि किसी और को पूरी करनी थी और तब जॉन ने एक औरत का नाम सजेस्ट किया, रोजा जे कार्मेशियल। रोजा ने खुद को काफी एक्सपीरियंस्ड वुमन बताया था जिसको बच्चों को संभालना अच्छे से आता था। अब जॉन ने भी रोजा का नाम सजेस्ट करा था तो ऑर्फनेज कमेटी ने रोजा को रख लिया एक हेड मैट्रॉन के रूप में। लेकिन रोजा के आते ही इस ऑर्फनेज का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। जहां पहले बच्चों को प्यार, सुरक्षा और देखभाल मिलती थी, वहीं पर अब उनकी जिंदगी डर से भरने लगी। रोजा कभी शादीशुदा नहीं थी और ना ही उसके अपने बच्चे थे। बहुत से लोगों का मानना था कि उसके अंदर बच्चों के लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। शुरू में बाहर के लोगों को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि ऑर्फनेज पहले की तरह ही चल रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। बच्चे धीरे धीरे चुप रहने लगे, वो पहले की तरह बाहर खेलते हुए भी नजर नहीं आते थे। रोजा ने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट और काफी खतरनाक रूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खाने की मात्रा कम कर दी गई, कपड़े पुराने हो जाते तो उनको बदला नहीं जाता। कई बच्चों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाता और उनसे बात करने से सबको मना कर दिया जाता। ऑर्फनेज के बेसमेंट में बच्चों को दीवारों की जंजीरों से बांध दिया जाता। ये सब ऑर्फनेज के बड़े बच्चों के साथ करा जाता और छोटे बच्चों के लिए रोजा ने और भी अलग अलग टाइप की पनिशमेंट्स निकाली हुई थी। वो छोटे बच्चों को ठंडे पानी से भरे बैरल्स के अंदर खड़ा कर देती और उनके हाथों को बैरल्स के कोने में बांध देती ताकि वो एक ही जगह स्टिल खड़े रह सकें। और छोटे बच्चों के लिए ये सजा बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। रोजा की एक और सजा थी, घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रहना। बच्चों को कुर्सी या टेबल पर खड़ा कर दिया जाता था। अगर थकान की वजह से वो गिर जाते तो उन्हें दोबारा सजा दी जाती। लेकिन सबसे डरावनी जगह ऑर्फनेज का बेसमेंट का एक छोटा सा कमरा था जिसको वहां के बच्चे द पिट के नाम से बुलाते थे। ये एक अंधेरा,
बिना खिड़कियों वाला कमरा था, जहां बच्चों को जंजीरों से बांधकर कई कई दिन तक अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जाता था। कुछ बच्चों ने बाद में बताया कि जब वो वहां बंद होते थे तो चूहे उनके पैरों को काटने लगते थे और वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। कई बार बच्चों को ऑर्फनेज के पिछले हिस्से में बनी लकड़ी की बाड़ से बांध दिया जाता था और तेज गर्मी में घंटों तक वहीं छोड़ दिया जाता था। कुछ बच्चों ने बाद में बताया कि उस दौरान आसपास घूमते कुत्ते उन पर भौंकने और काटने की कोशिश करते थे। जो बच्चे पहले ही जंग, गरीबी और अपने माँ बाप को खोने के दुख से पूरी तरीके से टूट चुके थे, उनके लिए ये रोजा का ऑर्फनेज एक नया हेल बन चुका था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब सालों तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। सालों तक बच्चों के साथ हो रही ये बेरहमी बिना किसी को पता चले चलती रही, लेकिन आखिरकार कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से रोजा का ये सारा जुर्म दुनिया के सामने आने लगा। ऑर्फनेज में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था रॉबर्ट टर्नर। एक दिन अचानक से उसकी मौत हो जाती है। रोजा सिर्फ इतना कहती है कि इसकी तबीयत बहुत खराब थी और इसी वजह से इसकी मौत हो गई। ना तो कभी डॉक्टर्स को बुलाया गया और ना ही कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तैयार करे गए। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि रोजा ने रॉबर्ट के शरीर को चुपचाप ऑर्फनेज के पिछले वाले हिस्से में दफन कर दिया था। काफी समय बाद जब अथॉरिटीज को इस सब के बारे में पता चला तो रॉबर्ट के शरीर को वापस से निकाला गया और जैसे ही सबने उसके शरीर को देखा, सबके होश काइंड ऑफ दंग रह गए थे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन बैठती है और फिर बाद में पता चलता है कि उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि रॉबर्ट की मौत हुई थी भूखे रहने की वजह से। और अब ये खुलासा उन अफवाहों को सच साबित करने लगा जो काफी समय से गेटिसबर्ग के लोगों के बीच में फैल रही थी। इसी दौरान एक और घटना ने लोगों का ध्यान ऑर्फनेज की तरफ खींच लिया। क्रिसमस ईव 1876 की रात कुछ लोग चर्च से लौट रहे थे। तब उन्होंने ऑर्फनेज के पिछले हिस्से से एक बच्चे की चीखने और मदद मांगने की आवाज सुनी। जब वो आवाज की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि जॉर्जी लंदन नाम का एक छोटा लड़का एक आउट हाउस के अंदर बंद था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और रोजा ने जॉर्जी को सिर्फ किसी पनिशमेंट के चलते बाहर खड़ा करके रखा था। ऑर्फनेज में बच्चे इतने ज्यादा परेशान होने लगे थे कि अब वो वहां से बचने का रास्ता ढूंढने लगे थे। और उन्हीं बच्चों में एक बड़ा लड़का था जिसका नाम था रिचर्ड हटचिंसन। बाकी सारे बच्चे इस रिचर्ड को स्टिक बॉय कहते थे क्योंकि रोजा इसको बाकी बच्चों को मारने या डराने के लिए यूज करती थी। रिचर्ड के हाथ में हमेशा एक लाठी होती थी जिसे वो रोजा के कहने पर बाकी बच्चों को मारता था। लेकिन एक दिन रिचर्ड ने हिम्मत दिखाई। वो रात के अंधेरे में ऑर्फनेज से भाग निकला और लगभग 20 माइल्स दूर वेन्सबोरो नाम के एक शहर तक पैदल गया। वहां पहुंचकर उसने अथॉरिटीज को गेटिसबर्ग ऑर्फनेज के अंदर हो रही डरावनी सच्चाई के बारे में बताया और इसके बाद पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि ऑर्फनेज में कुछ गलत हो रहा है। और फिर 1876 के मेमोरियल डे परेड में ऑर्फनेज के बच्चे नजर नहीं आते। ये बात तुरंत लोगों की नजर में आ गई क्योंकि पिछले कई सालों से ये बच्चे शहीद सिपाहियों की कब्रों पर फूल चढ़ाने जाया करते थे। जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो आखिरकार इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद रोजा को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। उस पर बच्चों के साथ हिंसा करने के आरोप लगाए गए। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है? कोर्ट में रोजा के ऊपर सिर्फ एक आरोप ही माना गया और वो था जॉर्जी लंदन को क्रिसमस ईव की रात ठंड में आउट हाउस में बंद करने के जुर्म में उसको सिर्फ $25 का फाइन भरना पड़ा और गेटिसबर्ग ऑर्फनेज को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। कई लोगों के लिए ये सजा बहुत छोटी थी क्योंकि उनका मानना था कि रोजा ने कई सालों तक उन बेचारे मासूम बच्चों के लिए वो ऑर्फनेज को नरक बना के रखा था। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। सबसे अजीब बात ये थी कि रोजा ने इन सारे आरोपों को झूठा बता दिया और कई सारे महीने तक वो वहीं पर रहती रही। और फिर एक रात अचानक से बिना किसी निशान के रोजा गायब हो जाती है और उसके बाद रोजा को दोबारा किसी ने कभी नहीं देखा। रोजा के अचानक से गायब हो जाने के बाद उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि उसने अपनी पहचान बदलकर किसी दूसरे शहर में नई जिंदगी शुरू कर दी होगी। कुछ लोगों को लगता था कि जॉन फ्रांसिस बोन्स ने ही उसकी मदद की थी और उसे कहीं और काम दिलवा दिया होगा। लेकिन गेटिसबर्ग के कुछ लोग एक और कहानी पर यकीन करते थे। उनका कहना था कि ऑर्फनेज के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ था उससे गुस्से में आकर शहर के लोगों ने ही रोजा को मार दिया है और उसकी लाश को किसी खेत में दफन कर दिया। हालांकि इनमें से किसी भी थ्योरी का कोई भी सबूत कभी नहीं मिल पाया और रोजा के साथ क्या हुआ, वो कहां चली गई,
वो आज के टाइम में भी राज बना हुआ है। 1877 में फिलाडेल्फिया के एक न्यूज़पेपर ने गेटिसबर्ग ऑर्फनेज के अंदर होने वाले अत्याचारों की पूरी कहानी पब्लिश करी। जैसे ही ये बात देश भर में फैली, लोगों का भरोसा ऑर्फनेज पर टूट गया। दिसंबर 1877 में गेटिसबर्ग ऑर्फनेज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और बच्चों को दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। लेकिन ऑर्फनेज के बंद होने के बाद भी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे लोगों का ध्यान जॉन फ्रांसिस बोन्स की तरफ भी जाने लगा, जिस आदमी ने खुद को अनाथ बच्चों का मसीहा बताया था। बाद में लोगों को पता चलता है कि ऑर्फनेज के लिए जितना भी वो फंड आता था, जॉन उन पैसों को कभी भी बच्चों तक पहुंचाता ही नहीं था। वो सारे पैसों को अपने पास ही रखता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन डोनेशन का पैसा अपने लिए इस्तेमाल करता था। बच्चों के खाने, कपड़ों और पढ़ाई के लिए आने वाले फंड्स काफी हद तक उसकी जेब में चले जाते थे। यहाँ तक कि एमोस के हाथ में जो वो 3 बच्चों वाली तस्वीर थी, जो कि जॉन ने अपने पास रख ली थी, जिसकी उसने इतनी सारी फोटोकॉपीज बनाई थी, वो असली तस्वीर भी एमोस के 3 बच्चे उसके परिवार तक कभी पहुंची ही नहीं। कई लोगों का मानना था कि जॉन ने उसको भी पैसों के लिए बेच दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, गेटिसबर्ग ऑर्फनेज से जुड़ी कई सारी पैरानॉर्मल स्टोरीज भी बाहर आने लगी। लोग कहते थे कि सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं गेटिसबर्ग ऑर्फनेज के बेसमेंट में होती है, और खासकर उन जगहों पर जहां पर रोजा उन बच्चों को पनिशमेंट दिया करती थी। लोग बताते हैं कि वहां पर अचानक से टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहां की हवा बहुत हैवी होने लग जाती है और लोगों को बिना किसी वजह के वहां पर बहुत ज्यादा मायूसी सी महसूस होती है। जैसे कि मानो उनकी कोई कितना भी खुश हो, अगर वो वहां चला गया तो वो बहुत ही ज्यादा लो और सैड फील करने लग जाता है। और कई सारे लोगों ने तो वहां के खाली कमरों में कुछ बच्चों की धीमी आवाज में रोना और फुसफुसाने की आवाजों को भी सुना है। कई सारे विजिटर्स महसूस करते हैं जैसे कोई बहुत छोटे छोटे हाथ उनके कपड़ों को खींच रहे हो। और कई खिड़कियों पर जहां पर धूल जमी होती थी, वहां पर भी बच्चों के हाथों के निशान देखे गए हैं। सबसे मशहूर पैरानॉर्मल साइटिंग में एक बहुत फेमस कहानी है। अक्सर वहां पर बहुत सारे लोगों ने एक छोटी सी लड़की को देखा है जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, और वो बस एक बहुत दूर से इन सबको देखती रहती है और फिर अगले ही सेकंड हवा में गायब हो जाती है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने रोजा की आत्मा को भी देखा है, जो आज भी उस ऑर्फनेज में घूमती रहती है। आज के टाइम में भी गेटिसबर्ग ऑर्फनेज खड़ा हुआ है और गेटिसबर्ग की हिस्ट्री का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ सिविल वॉर टूर्स के साथ साथ पैरानॉर्मल टूर्स भी करवाए जाते हैं, जहाँ लोग इस जगह के दर्दनाक इतिहास और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सुनते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि 2025 में गेटिसबर्ग ऑर्फनेज की जमीन को वापस से खोदा गया, तो वहां पर और बच्चों की हड्डियां मिली। और वापस से एक बार पूरे देश के सामने एक और सवाल खड़ा हो गया कि गेटिसबर्ग ऑर्फनेज के बारे में हमें जितना भी पता है, आखिर उनसे अलग और कितनी कहानियां हैं जो आज तक दुनिया के सामने आ ही नहीं पाई। और शायद उनमें से कई ऐसे राज होंगे जो दुनिया के सामने अब आ भी नहीं पाएंगे। वेल दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी दुनिया के वन ऑफ द हॉन्टेड और जस्ट सैड ऑर्फनेज की कहानी, जिसका जन्म तो हुआ था बच्चों की लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन आयरनी देखो, उसी ऑर्फनेज ने सारे बच्चों की जिंदगी को नरक बना दिया।